आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और आईपीयूसीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल भी चुका है। अब ऐसे में रैंक आ जाने के बाद आप लोगों का आगे का क्या स्टेप होगा, कैसे आप लोगों को एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब होगा, करेक्शन विंडो के बारे में बात करेंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, जब भी आप आईपीयूसीटी की काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आईपीयूसीटी का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, अब डायरेक्टली मेरे को कॉलेज को अप्रोच करना है या फिर यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग करवाती है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें आप लोगों को आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप लोगों को रेगुलरली ऐसी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आगे होने वाली है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको एनरोलमेंट करना होगा। अब इसके लिए कोई आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। आप लोगों ने जो 2500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करा था, उसी के अंदर आपकी काउंसलिंग की जो फीस है वो इंक्लूड हो जाती है। प्रीवियस ईयर्स में क्या हो रहा था कि पहले आप लोगों का 1500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म होता था, फिर 1000 रुपए आप काउंसलिंग के टाइम पे पे करते थे। अब यूनिवर्सिटी ने इसको सिंपल कर दिया है। स्टार्टिंग में उन्होंने 2500 रुपीज आपसे ले लिए हैं। बस अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपनी डिटेल्स भरनी है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। आप अकेडमिक प्रोफाइल अपनी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपका रिसेंटली रिजल्ट आया क्लास 12th का, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहले नहीं था, अब आपके पास ये सारी चीजें अपडेट करने का टाइम आ जाएगा। और साथ में जिन स्टूडेंट्स ने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वो भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका आएगा सेकंड नंबर पे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। देखिए इन सब चीज़ों के लिए ना आप लोगों को प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। नोटिफिकेशन क्या होती है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई एनरोलमेंट कब स्टार्ट होगा, उसके लिए एक लास्ट डेट आपको दी जाएगी। लास्ट डेट ओवर होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या करना होगा, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब ये प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम कैसे अरेंज करते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को आने वाले वीडियोस में पता चलते रहेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो होती है हमारी पार्ट एकेडमिक फी। वो कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता, नॉट अलॉटेड कैंडिडेट हो, तो आप ऑटोमेटिकली दोबारा से चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, राउंड 2 के अंदर चले जाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इन डेप्थ बताऊंगा आने वाले टाइम में। बस अब मैं अभी आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली है। इसके बाद जैसे ही आपने अपनी पार्ट अकेडमिक फीस पे करी, दैट इज योर 90,000 एंड 60,000। 60,000 होती है बीएड कोर्सेज के लिए एंड 90,000 की फीस जो होती है वो होती है जनरल सभी कोर्सेज के लिए। सिर्फ बीएड के केस में उन्होंने 60,000 का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे ही आपने अपनी पार्ट एकेडमिक फी का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, देन उसके बाद आपके पास फ्लोट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आगे राउंड होते हैं, राउंड के अंदर अपग्रेडेशन राउंड होता है, स्लाइडिंग राउंड होता है। देन इसके अलावा आपके पास रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज के अंदर जाके। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप फाइनल करते हो अपने कॉलेज को, तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो भी हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप होने वाला है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर एनरोलमेंट, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दोबारा से क्रॉस चेक कर लेनी है। अकेडमिक डिटेल्स आप अपनी दोबारा से चेक कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो वहां पे आपको अपने परसेंटेज अपनी मेंशन करने, मार्क्स डालने जरूरी होते हैं। मार्क्स अपडेट करोगे तभी आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी और आप लोग पता चल पाएगा यूनिवर्सिटी को कि आप एलिजिबल हो या नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स आप लोगों को दोबारा से वेरीफाई करनी पड़ेगी। कैटेगरी एंड रीजन आप अपडेट जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, यानी कि आपकी क्लास 12th की स्कूलिंग, क्लास 12 आपकी स्कूलिंग जो है दिल्ली से हुई है, तो आप दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। अगर आपने गुरुग्राम, गाजियाबाद, रोहिणी ऐसी साइड से करा, यानी कि आउट ऑफ दिल्ली एरिया से अपनी क्लास 12 कंप्लीट करी, लास्ट क्वालिफिकेशन करी, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। अगर आपने ये रीजन ठीक नहीं करा, कैटेगरी ठीक नहीं करी, तो आपकी जो अलॉटमेंट है वो गलत कैटेगरी में चली जाएगी और आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। क्रेडेंशियल आप यहाँ पे दोबारा से अपने बना सकते हैं और उनको अच्छे से सेव करके रख लेना। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होगा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग क्या होती है, बेसिकली चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको अपने कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि बीबीए के केस में बात करें तो देयर आर मोर देन 35 प्लस कॉलेजेस। सेम अगर बात करें बीसी के केस में तो यहाँ पे भी 20 प्लस कॉलेजेस हैं। अब इन 20 कॉलेज में आप अलग अलग जाके तो अप्लाई करोगे नहीं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जिसमें आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कॉलेजेस की। अब इन कॉलेजेस को आप टॉप टू बॉटम अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखोगे, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा। तो ये आपको देनी पड़ेगी चॉइस। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक प्रेफरेंस शीट बनाना, ताकि आप लोगों को इजीली अलॉटमेंट मिल जाए। वो किस तरीके से मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में बता दूंगा। अब सीट अलॉटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका रैंक कैसा है।
टॉप रैंकर को टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे, जिनका एवरेज रैंक है उनको एवरेज कॉलेज मिलेंगे, जिनका लो रैंक है उनको कॉलेज भी शायद ना मिल पाए। अब कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल, SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपकी कट ऑफ्स आएंगी। रीजन डिपेंड करेगा, दिल्ली कैंडिडेट्स को ज़्यादा अलॉटमेंट्स मिलती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, क्योंकि 85% सीट जो है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें जल्दी से सीटें खाली रहती नहीं है, तो ये भी चीज़ें आप लोगों की कट ऑफ्स में वेरी करेंगी। प्रेफरेंस ऑर्डर आपने किस तरीके से रखा है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप के 3 कॉलेजेस को हमेशा रखते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा टफ वही कॉलेजेस होते हैं उनमें अलॉटमेंट मिलना। अब यहाँ पे अलॉटमेंट की भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। मैं इसलिए सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी टाइम नहीं हुआ है, हर चीज़ का एक विंडो ओपन होगा और उस टाइम पे आपको चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसके लिए भी प्रॉपर आपको एक विंडो मिलेगा, उस दौरान हमको क्या करना है, अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के बाद आप लोगों को मिलती है कॉलेज में अलॉटमेंट। अब प्रॉपर एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे आपका रैंक का रिजल्ट आ रहा है ना कि जिस दिन आपके CML आपको अलॉट करे जाएंगे, वैसे ही जब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, प्रॉपर डिक्लेरेशन करा जाएगा, देन यू विल लॉग इन योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन से राउंड में मिला है। वो प्रॉपर एक PDF मिलता है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आप लोगों को एक अलॉटमेंट लेटर के अंदर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये आपको राउंड 1 के रिजल्ट पे मिल जाता है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो। अब जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, कॉलेज के अलॉटमेंट के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फीस देनी पड़ती है। पार्ट एकेडमिक फीस क्या होती है, आपकी कॉलेज की फीस का पार्ट। जैसे कि कॉलेज की फीस है 1.40। अब ये अगर आपका फीस स्ट्रक्चर है तो उसमें से आपको ऑनलाइन 96,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये आपको अमाउंट रेडी रखना है, जिस भी स्टेज में आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलेगा, अगर आपको काउंसलिंग में बने रहना है आगे तक, तो आपको ये पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हो तो काउंसलिंग से बिल्कुल ही आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ये अमाउंट आपको पे करना होता है ऑनलाइन। इन केस ऑफ BEd, अगर आप BEd कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो 60,000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, 96,000 रुपीज़ आपने ऑनलाइन पे कर दिए, रिमेनिंग माइनस 96,000 आप अपनी टोटल फीस में से कर देंगे। जो रिमेनिंग फीस है वो आप अपने कॉलेज में जाके पे कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली योर पार्ट ऑफ कॉलेज फीस। ये आपको ऑनलाइन पे करना होता है जस्ट टू इंश्योर कि आप अपना एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं। अगर आपने डेडलाइन से पहले पहले अपनी फीस पे नहीं करी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने IPU का जो पोर्टल है उसी पे आपको पेमेंट करनी, इसका कोई और तरीका नहीं होता, पोर्टल पे ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फी पेमेंट की रिसिप्ट को इमीडिएटली सेव कर लेना। ये आप लोगों को कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये जो पेमेंट रिसिप्ट है ना आपकी, ये भी आपको प्रिंट करके लेके जानी होती है। तो पार्ट एकेडमिक फीस आपको पे करनी है ओनली इन केस जब आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिली है। इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो 96,000 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। आप डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाओगे और अगेन आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और जिस स्टूडेंट को 96 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन मिल गया उसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसको वो कॉलेज पसंद है या फिर नहीं है। अब उसका क्या सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपके पास फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन। इन केस आपको 96 रुपीज़ आपने ऑनलाइन पे कर दिए, पे करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप फ्लोट करना चाहते हो या फिर फ्रीज करना चाहते हो। इन केस अगर आप फ्लोट करते हो, जो प्रीवियस राउंड की सीट है यानी कि राउंड 1 में जो आपको सीट मिली है वो आपके पास एज इट इज रहेगी। और जो स्टूडेंट है जिनको कोई भी एडमिशन नहीं मिला था राउंड 1 के अंदर, वो ऑलरेडी राउंड 2 के अंदर जा चुके। इस बात को आप ध्यान में रखना। इन केस अगर आप फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने पे आपका जो पहले राउंड का एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर आप किसी भी राउंड में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बस स्पॉट राउंड में आप आगे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राउंड 2 में जाते हैं तो राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई तो प्रीवियस राउंड के कॉलेज को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ये है राउंड 1, ये है राउंड 2 और ये है राउंड 3। फाइन, इससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के। तो जैसे ही हमने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा था, आपको अलॉटमेंट मिल गई। अलॉटमेंट मिलने पे आपके पास 2 चॉइस आई, फ्रीज या फिर फ्लोट। 2 चॉइस आ गई आपके पास, आपने कर दिया फ्रीज। अब आप राउंड 2 में नहीं जा सकते, राउंड 3 में नहीं जा सकते, वो कॉलेज आपका फिक्स हो गया, बस आपको सीधा रिपोर्टिंग के लिए जाना है। इनकेस अगर आपने फ्लोट पे क्लिक करा तो फ्लोट पे करने के बाद आपको 96 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे फ्लोट करने के लिए, चाहे आप फ्रीज करो चाहे फ्लोट करो, ये तो आपको अमाउंट पे करना ही करना है कॉलेज मिलने के बाद। अब क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओगे। अब राउंड 2 में आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में आपने दोबारा से 1 2 3 4 5 डाला। इनकेस अगर आपको 4 नंबर का कॉलेज मिला था पहले, अगर नेक्स्ट राउंड में 2nd नंबर का, 1st नंबर का, 3rd नंबर का मिला, यानी कि अपग्रेडेशन हुआ, तो आपकी प्रीवियस राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी और इस राउंड में आपको राउंड नंबर 2 3 नंबर का चॉइस का कॉलेज आपको दे दिया जाएगा। इन केस अपग्रेडेशन नहीं होती, यानी कि इससे ऊपर आप जा नहीं पा रहे हो, तो एज इट इज़ ये 4 नंबर का कॉलेज आपके पास रिटेन रहेगा, कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। यानी कि एक बार आपको एडमिशन मिल गया तो बस आप अपने अगले राउंड्स के अंदर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, दैट्स इट। अगर आपको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा,
तो क्या होगा, राउंड 2 में आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे, राउंड 3 में भी, अगर राउंड 2 में भी नहीं मिलता तो राउंड 3 में भी दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। 96,000 रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना होता है, किसी भी राउंड में आपको एडमिशन मिले आपको पे करना पड़ेगा। तो ये है फ्रीज और फ्लोट का कॉन्सेप्ट। बाकी सब चीज़ें जब हो रही होंगी तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अपग्रेडेशन और राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। बेटर प्रेफरेंस में भी अलॉटेड हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जब अप्लाई करोगे तो बेटर प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। एग्जिस्टिंग सीट आप लोगों की रिटेन रहेगी अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलती है। अपग्रेडेशन मिल जाती है तो एग्जिस्टिंग सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो डेडलाइंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहो और आप लोगों को हर एक राउंड वाइज इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करने हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन सपोर्ट की नीड है तो आप हमारे साथ हमारे इस पेड प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। अगर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए कि कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, कब क्या चीज़ होने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस एडमिशन सपोर्ट के प्रोग्राम में मिल जाएगी। ये पेड होता है, ये पेड इसलिए होता है क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर अलॉट किया जाता है जो आप लोगों को थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस गाइड करता है, प्रॉपर अपडेट्स प्रोवाइड करता है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज के अंदर कंपैरिजन करना है, फीस को लेकर कोई डाउट है, ये सारी चीजें हम आपको कवर करवाते हैं इस एडमिशन सपोर्ट के अंदर। 10 to 6 PM आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एडमिशन सपोर्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप हमारे साथ कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया अपग्रेडेशन के क्या रूल्स होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आगे जाके काउंसलिंग में आफ्टर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के बाद हमारे सामने अपग्रेडेशन का मौका मिलता है, जिसमें हम स्लाइडिंग राउंड कहते हैं। अभी स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, बेसिकली इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट को पहले राउंड 1, 2, 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट मिल चुका है, उसने फ्रीज नहीं करा है अपनी सीट को, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्ट अकेडमी की फी पे कर चुका है, फ्रीज नहीं करी है उसने, लास्ट तक राउंड 3 तक भी उसने अपनी सीट क्या करा है, फ्रीज नहीं करी है, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेगा। और जिसने विड्रॉल नहीं लिया है वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहता है अप्लाई करने के लिए। ये बेसिकली अलॉटेड कैंडिडेट्स को शिफ्ट करने के लिए होता है। यानी कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं और इनको कॉलेज मिले हैं XYZ, हो सकता है कि थर्ड राउंड का स्टूडेंट इसमें जाना चाहे, हो सकता है कि थर्ड नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहे, फोर्थ नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहे। तो ये इंटरनली स्लाइडिंग होती है बेसिकली स्टूडेंट्स की, बट ये उनके बीच में ही होता है जिनको पहले अलॉटमेंट मिल चुका है। इसमें कोई भी नया स्टूडेंट जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्लाइडिंग राउंड बेसिकली अपग्रेडेशन के लिए आपको दिया जाता है। देन आफ्टर राउंड 1, 2, 3 आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। इसमें आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, एकेडमिक फी रिसिप्ट लेके जाओगे, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप लेके जाओगे, क्लास 10th के डॉक्यूमेंट, क्लास 12th के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट लेके जानी है। बेसिकली आपको CET का रिजल्ट, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करा है उसके लिए तो ये चीज़ आपको लेके जानी पड़ेगी, और आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है। ये पार्ट एकेडमिक फी की रिसिप्ट भी आपको लेके जानी पड़ती है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को रिपोर्टिंग के टाइम पे प्रोवाइड करने हैं। देन इसके बाद आता है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको इसके अंदर, इसके लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी। बेसिकली ये बिल्कुल अलग ही एक राउंड होता है जिसके अंदर हम वैकेंट सीट्स को देखते हैं। वैकेंट सीट्स अगर रह जाती है, यानी कि टॉप कॉलेजेस में भी अगर सीट रह गई है तो वो आपको स्पॉट राउंड के अंदर दी जाती है। अब इसमें भी प्रॉपर वैसी काउंसलिंग चलेगी जैसे आपके पहले चल रही थी। राउंड 1, 2 भी इसके अंदर होते हैं, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज में वैकेंट सीट्स में एडमिशन मिल जाता है। अब ये स्पॉट राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो काउंसलिंग मिस कर गए, जिन्होंने बीच में काउंसलिंग छोड़ दी अपनी, या फिर फीस पे टाइम पे नहीं कर पाए और बाद में उनके पास फीस है, तो वो स्पॉट राउंड के अंदर जा सकते हैं। स्पॉट राउंड के अंदर बेसिकली सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पॉट राउंड में भी कोई एडमिशन मिल गया तो प्रीवियस राउंड की सारी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपको जो नई सीट मिली स्पॉट राउंड में उसी में आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी अलग से देगी। पार्टिसिपेशन फी होती है जो कि वेरी करती है, 500 से लेके कुछ भी फीस अमाउंट जो है रख देती है यूनिवर्सिटी। वैसे 500 रुपये आपकी पार्टिसिपेशन फीस इसमें होती है। वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है इसके अंदर। जो टॉप कॉलेजेस और पॉपुलर कोर्सेज है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है काउंसलिंग के टाइम पे, वो क्या मिस्टेक है कि आप लोगों को एनरोलमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर आपने एनरोलमेंट मिस कर दी तो आप काउंसलिंग के राउंड 1 से बाहर हो जाओगे। देखिए सबसे ज़्यादा सेफ स्टूडेंट कौन है, जो राउंड 1 के अंदर पहुंच गया है। राउंड 1
1 के अंदर जो स्टूडेंट पहुंच गया ना, जिसको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई, वो राउंड 3 तक बस अपग्रेडेशन करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेज के नाम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको अलॉटमेंट ही नहीं मिलती। अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो भाई आगे जाके अपग्रेड कैसे करोगे? तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है। सेकेंडली, दूसरा कौन सा होता है, जो स्टूडेंट कंप्लीट अपनी चॉइस फिलिंग को नहीं करता, यानी कि लॉक नहीं कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है चॉइस फिलिंग को, उसको भी यहाँ पे आगे जाके पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलता, काउंसलिंग से आउट हो जाता है। कैटेगरी और रीजन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल गई, बाद में जाके पता चलता है रिपोर्टिंग के टाइम पे कि भाई आप तो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट थे, लेकिन आपने दिल्ली का भर दिया था, इस वजह से आपको दिल्ली के अंदर अलॉटमेंट मिल गई है। अब आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड में जाना है, दोबारा से काउंसलिंग करनी है। तो कैटेगरी और रीजन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। फी पेमेंट की डेडलाइन बिल्कुल भी मिस मत करना, इसके लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए विंडो ओपन होता है। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करके रखो। अगर आपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रखे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो, अपडेटेड ना हो, मार्कशीट ना हो, एडमिट कार्ड ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे दिक्कत में डाल सकती है रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो यू हैव टू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फ्लोट और फ्रीज का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपको कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको काउंसलिंग में बने रहना है तो फ्लोट करते चले जाना, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप आगे दोबारा से नहीं जा सकते, यानी कि काउंसलिंग में अब आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जरूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो वही सीट खाली होकर स्पॉट राउंड में चली जाएगी दूसरे के पास। तो रिपोर्टिंग भी आपको ऑन टाइम करना है और स्पॉट राउंड में बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं चीज़ को और बहुत मिसगाइडेड रहते हैं। उनका कहना होता है कि भाई मेरे दोस्त को तो मिल गया था, मेरे को भी मिल सकता है। भाई हर साल सिचुएशन चेंज हो रही है, यू नेवर नो कि अगले साल आपके लिए क्या आने वाला है, इस साल का कट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, टॉप कॉलेज में सीट कितनी रही, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पॉट राउंड डिपेंड करता है। तो कभी भी आप लोगों को स्पॉट राउंड का रिस्क इतना नहीं लेना। अगर आपको सेफली काउंसलिंग में एडमिशन मिल रहा है तो सबसे पहले उसके लिए ही आपको जाना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं प्रेफरेंस लिस्ट का क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, किस तरीके से आपको एक कम रैंक पे भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। कॉलेजेस कैसे अरेंज करने हैं, प्रीवियस कट ऑफ्स को एनालाइज कैसे करना है, ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज और सेफ स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी गाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मीनवाइल आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम रह के आपको काउंसलिंग करनी है। जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो उस दौरान आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी चल रहे होंगे माइंड के अंदर और कंफ्यूजन के चलते आई हुई सीट भी आपके हाथ से जा सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। काउंसलिंग में आपको बने रहना है, अपने रैंक को एक्सेप्ट करके चलना, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्रेफरेंस शीट मत बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने कोर्स का कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, टॉप कॉलेज के चक्कर में शिफ्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज आपको अच्छी आरओआई प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप कॉलेजेस की वैल्यू आईपी के अंदर, लो रैंक कॉलेजेस की भी वैल्यू है, एवरेज कॉलेज की भी वैल्यू है, बट वो आपको प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट आने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है, जिसको भी आपने एम कर रखा है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो। कोई गाइडेंस चाहिए, कॉलेज का कंपैरिजन करना है, एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ आपको हमारे थ्रू मिलता रहेगा। मैंने एडमिशन सपोर्ट का नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पेड प्रोग्राम भी समझा दिया है, फ्री भी बता दिया है। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।